नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बैरियर्स में। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गैंगस्टर्स के बारे में। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1986 का एक्ट है ये। इसको आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल से ब्रेक डाउन करेंगे और हर एक पॉइंट को डिटेल से समझेंगे। कौन से पर्सपेक्टिव से? उत्तर प्रदेश एपीओ का जो मेंस का पेपर होने वाला है उसके रेफरेंस से। एक कन्फ्यूज़न लोगों में और होती है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा एक्ट भी है, गैंगस्टर एक्ट भी है। तो इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, जबकि ये दोनों एक्ट थोड़े अलग-अलग हैं। ये गैंग्स को कवर कर रहा है, गुंडा एक्ट इंडिविजुअल एक पर्सन को कवर कर रहा है। वो हैबिचुअल ऑफेंडर हो सकता है, किसी गैंग का मेंबर हो सकता है, ठीक है। हो सकता है उसमें जो हम लोगों ने कैटेगरीज़ देखी थी 11 कैटेगरीज़ गुंडा एड पढ़ते टाइम पे, वो उनमें से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम को कवर कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम कहाँ पे आईपी हमारे बीएनएस के कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? कमेंट में बताइएगा। तो ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम को कवर कर रहे हैं। गैंग्स को कवर कर रहे हैं। ये जो प्रॉपर्ली गैंग्स बना के ऑफेंस किए जाते हैं, मर्डर हो गया, किसी का क्या बोलते हैं धमकी देना किसी को, किसी से पैसे किडनैपिंग करना, ये सारा जो सिस्टम होता है, इसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए गैंगस्टर एक्ट को बनाया गया था 1986 में। चलिए कहानी से स्टार्ट करते हैं। सपोज़ कीजिए एक कोई बहुत बड़े भाई साहब हैं, उनका नाम है, चलिए गजोदर भैया हैं। ठीक है, इनके पास 30-40 लोग हैं और इनका मेन काम है कि ये गली मोहल्ले जाते हैं। इनकी जो कमाई है वो ऐसे है कि जहाँ भी कोई प्लॉट देखा उस पे कब्जा कर लिया, 30 लोग जा बैठ जाते हैं बढ़िया, प्लॉट पे कब्जा कर लिया, बाउंड्री बनवा ली, फर्जी कागज़ बनवा के प्लॉट बेच दिया। उस प्लॉट को बचाने के लिए कोई अगर आदमी आता है तो उसका मर्डर कर दिया। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो माहौल था, आपको लग नहीं रहा होगा कि बहुत पुरानी बात है। आज भी ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन ये समझिए कि इमरजेंसी के बाद 1970s के बाद ये जो गैंग्स थी, ये सब बहुत प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़्ड वे में काम करने लग गईं। तो 1984 आते-आते सरकार को लगा कि अब ये ज़्यादा चीज़ें डील नहीं हो पा रही हैं, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो पैसे की वसूली है, मर्डर हैं, ऑर्गेनाइज़ सिस्टम्स हैं, इन सबको रोकने के लिए, क्योंकि अब गजोदर भैया के खिलाफ केस हुआ, ये गए कोर्ट में। अब जैसे कि हम लोगों को मालूम है नॉर्मल एविडेंस लॉ कैसे वर्क करता है, विटनेस होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी हुई हैं। अब कोई गवाही देने नहीं आया, कोई एविडेंस नहीं मिला, तो सरकार के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहा, उसने भी छोड़ दिया। प्लस पहले के टाइम पे हम लोगों को पता है कि स्टार्टिंग के 15 दिन में पुलिस कस्टडी होती थी, जुडिशियल कस्टडी फिर। तो जिस हिसाब से ऑफेंस है मतलब कि 90 दिन तक का पीरियड, उसके बाद तो अगर कुछ नहीं हुआ, हालाँकि गजोदर भैया 2 दिन में बेल पा जाएँगे, ठीक है, जैसे ही सेशन पहुँचेगा मैटर, मर्डर का केस है तो उनको बेल मिल जाएगी तुरंत ही। लेकिन सपोज़ उनको बेल नहीं मिल रही, तब भी 90 दिन के बाद उनको क्या बोलते हैं कि डिफ़ॉल्ट बेल के लिए एलिजिबल हो जाएँगे, पैसा इतना है, डिफ़ॉल्ट बेल उनको मिल जाएगी। तो कोई समस्या नहीं थी। आराम से क्राइम करो, 60 दिन, 5 दिन, 10 दिन जेल के अंदर रह के आओ, केस चलता रहेगा, आगे ट्रायल में जाके विटनेस नहीं मिलेगा, केस खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही थी, इसको डील करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये इसको डील करने के लिए, इस पर्पज़ से निपटने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि गैंगस्टर एक्ट बनाया। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये है कि अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट किया है, तो ये भैया 60 दिन 90 दिन वाला भूल जाइए। आपको पुलिस टोटल कस्टडी में रख सकती है 1 साल के लिए और चार्जशीट दाखिल करने के लिए उसके पास लंबा तो चौड़ा समय है। ठीक है, अब वो 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी नहीं है, वो पुलिस कस्टडी नहीं है, 60 दिन की पुलिस कस्टडी है। तो कई सारे चेंजेस इसमें करे गए। प्लस कॉग्निजेंस लेने से पहले ही मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, अगर शक है, डाउट है कि आपकी जो कोई प्रॉपर्टी है, वो किससे बनी हुई है, इसी गैंगस्टर वाले पैसे से, कोई इल्लीगल पैसे से, और अगर आप उसको साबित नहीं कर पा रहे हैं, अटैच कर लिया जाएगा प्रॉपर्टी। कॉग्निजेंस लेने से पहले ही हो जा रहा है ये। चार्जशीट फाइल होने से पहले ही हो जा रहा है प्रिवेंटिव नेचर के लिए। अब पैसा ही है मूलधन, जिसके पास पैसा उसने सारा काम कर लिया। अब जब गैंगस्टर्स की रीढ़ की हड्डी टूटेगी, पैसा खत्म होगा तभी तो फड़फड़ाएँगे। काम कर नहीं पाएँगे और जब काम नहीं कर पाएँगे, पैसा नहीं होगा, सेटलमेंट नहीं कर पाएँगे। इसमें आपको, हमको, हम लोग सब वकील हैं, लॉ पढ़े हुए हैं, इतना सब पता है कि जो गैंगस्टर्स होते हैं, ये सब लोग जो होते हैं,
इन सबके पास पॉलिटिकल बैकिंग होती है, पैसे का बैकअप होता है, इसी वजह से ये सब कर पाते हैं। तो लेजिस्लेचर ने यही सोचा कि पहले नंबर पे इकोनॉमिक बैकिंग टूटेगी, इकोनॉमिक बैकिंग टूटी तो जब आप इकोनॉमिकली पार्टीज़ को सपोर्ट नहीं कर पाओगे तो आपका पॉलिटिकल जो प्रेशर है, जो आप क्रिएट करवाते हैं अरेस्ट होने पे वो भी टूटेगा। जब आपके पास फंड्स नहीं होंगे तो जो 50 स्कॉर्पियो लेके पीछे चल रहे हैं, थार लेके चल रहे हैं, उन लड़कों को पैसा कहाँ दोगे? जब उनको पैसा नहीं दोगे तो वो भी अलग-अलग हो जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए और बहुत सारी चीज़ें कवर करते हुए हम लोगों ने क्या बनाया, उत्तर प्रदेश नाम नाम ही देखिए ना, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जितनी भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम्स हो गए, मर्डर हो गया, राइट्स हो गए, ये सारी चीज़ें लंबी-चौड़ी लिस्ट है अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसका प्रिवेंशन करने के लिए ये एक्ट कब आया? फ़ोर्स में आया 15 जनवरी 1986 में, लेकिन प्रेसिडेंट की एसेंट इसको मिली है 19 मार्च 1986 में। और ये फ़ोर्स में कब से आया है? 15 जनवरी 1986 से, याद रखिएगा। तो चलिए एपीओ मेंस के लिए ये लेक्चर शुरू करते हैं। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया है, एक बार देखते हैं नोट्स क्या कह रहे हैं। क्राइसिस ऑफ 1980, उत्तर प्रदेश विटनेस मैसिव ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और रैंसम, लैंड ग्रैबिंग, भूमाफिया वाला सिस्टम, बूथ कैप्चरिंग। हाँ, वोट्स हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहा है, पूरा-पूरा बी बूथ ही कैप्चर कर लिया। अपोज़िट पार्टी वाले को वोट ही नहीं डालने दिया, कोई वोट डालने आ रहा है, बूथ कैप्चर करके सब वो वोट्स खुद ही डाल दिए। ये सब चीज़ें भी बहुत होती थी, अभी भी हैं, कम हैं। गाँव-वाँव में आपको कहीं पिछड़े एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगा, आदिवासी एरियाज़ में। ये सब चीज़ें या तो वहाँ वोट ही नहीं होता है या वोट होता है तो बूथ कैप्चरिंग हो जाती है। तो हम लोग क्या टर्म यूज़ करते हैं? बाहुबली। तो बाहुबली वाला जो एरिया होता है, वहाँ पे ये चीज़ें अभी भी किसी-किसी हद तक होती हैं। अब लोगों का कहना है कि बूथ कैप्चरिंग नहीं होती है, ईवीएम कैप्चरिंग हो जाती है, तो ईवीएम हैक हो जाता है। वो एक अलग डिबेट है, उसके लिए कोई एक्ट नहीं आया, उसका हमें कोई लेना-देना भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एंड इलिसिट लिकर ट्रेड बाय पावरफुल पॉलिटिकली कनेक्टेड गैंग्स। इलिसिट लिकर ट्रेड मतलब कच्ची दारू, देसी दारू, इन सब का जो ट्रेड हो रहा था, वो बहुत बुरी तरीके से हो रहा था और ये सब पी के लोग मर रहे थे। तो ऑर्डिनरी लॉ में इसके लिए इनएडुकेसी थी। आईपीसी 1807 और सीआरपीसी 1973 ये इनएडुकेट थे। क्यों थे? हमने बताया, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। नॉर्मली अरेस्ट किया, बेल मिल गई। नो प्रोविजंस फॉर स्विफ्ट प्रॉपर्टी अटैचमेंट, प्रॉपर्टी नहीं ऐसे अटैच कर सकते हैं आप। 82-83 की जो कार्यवाही होती थी, आपको याद होगा सीआरपीसी में, उसमें कितना लंबा चौड़ा अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी वाला कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। अभी भी बीएनएसएस में सेम प्रोसेस है। स्पेशल एविडेंटरी प्रिजम्पशन और डेडिकेटेड विटनेस प्रोटेक्शन अगेंस्ट गैंग रिटेलिएशन। लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्स क्या हुआ? यूपी गवर्नमेंट इनेक्टेड दिस एक्ट टू ब्रेक गैंग्स इकोनॉमिक बैकबोन, प्रोटेक्टेड सिटीजन्स फ्रॉम टेरर एंड इंश्योर स्पीडी जस्टिस थ्रू डेडिकेटेड स्पेशल कोर्ट्स। जो हम लोगों ने देखा सुना किस तरीके से ये सारी चीज़ें हम एनफोर्स करते हैं। एक्सटेंट और कहाँ तक लागू होगा? साफ सीधी-सी बात है भाई, उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में लागू होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो रहा है। फ़ोर्स में कब आया देख लिया हम लोगों ने। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है 15 जनवरी से 19 मार्च। क्योंकि 19 मार्च क्यों? 19 मार्च को प्रेसिडेंट की असेंट मिली है। फ़ोर्स में पहले आ जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या यूपी ऐसा एक्ट बनाने के लिए लायबल था? क्या उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी पावर दी हुई है? जी हाँ, एंट्री 1 लिस्ट 2 पूरी पावर है स्टेट के पास। उसके पास रीज़नेबल क्लासिफिकेशन है, बना सकता है। क्राइम बढ़ रहा है, एक्ट नहीं बनाएगा क्या? बनाएगा। आर्टिकल 21 रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस, अब भाई किसी को अरेस्ट कर लिया साल भर के लिए, वो रोने पहुँच गया कि हमारा फंडामेंटल राइट चला गया, तो नहीं। रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं भाई, आपके खिलाफ जो ऑफेंसेस हैं, जो चार्जेस हैं, वो सीरियस नेचर के हैं कि आपके साथ ये किया जा सकता है। प्रॉपर्टी लोगों की जब्त करी जा रही है, तो बोला गया कि प्रॉपर्टी जो अटैच करी जा रही है, वो सही है, गलत कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 20 रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट दिया गया है, क्यों दिया गया है? उसका भी रीज़न है, क्लैरिफ़ाई किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा एक्ट ब्रॉडली अपहेल्ड, मतलब कि इलाहाबाद हाई कोर्ट मल्टीपल टाइम्स कह चुका है पूरा एक्ट जो है वो लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। नेचर क्या है एक्ट का? प्रिवेंटिव, अटैचमेंट बिफोर कन्विक्शन देखने को मिलता है हमको। प्यूनेटिव, सज़ा भी है। गुंडा एक्ट में हम लोगों को सज़ा देखने को नहीं मिलती थी,
वहाँ पे हमारे पास जो मेन प्रोसीडिंग है वो डीएम के हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की, और एक्सटर्नमेंट की जो जिला बदर वाला जो सिस्टम है वो मेन ऑफेंस वो पनिशमेंट है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, बेल मिलने में भी बहुत कठिनाई है, सेक्शन 19 देखेंगे हम लोग। ठीक है, डुअल अप्रोच है। तो एक तरीके से आपको रोकेगा, दूसरी तरीके से अगर आप फिर भी करते हो तो आपकी हड्डी तोड़ेगा। दोनों तरीके से काम चलता है भाई इस एक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट का, पढ़िए और यही सब पॉइंटर्स मेंस में लिखिएगा। कंट्रोल एंड कॉम्बैट ऑर्गेनाइज क्राइम एंड गैंगस्टरिज्म इन यूपी। तो जो गैंग्स हैं, गैंगस्टरिज्म है यूपी के अंदर, उसको कंट्रोल करना, उससे लड़ना। ब्रेकअप criminal gangs and dismantle mafia network, preventive intimidation, terror, coercive pressure on citizen। प्रिवेंट करना, इंटिमिडेशन मतलब धोखा देना। बताइए क्रिमिनल इंटिमिडेशन का सेक्शन क्या है? टेरर, कोercive प्रेशर जो सिटीजन पे है उन सबको प्रिवेंट करना। इंश्योर करना किस चीज़ की? सेफ्टी ऑफ कॉमन पर्सन एंड मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। एम्पावर लॉ एनफोर्समेंट को एम्पावर करना, स्पेशल प्रिवेंटिव और पीनल पावर्स देने के बाद पुलिस को भी स्पेशल पावर्स दी गई हैं यहाँ पे। स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट हैबिचुअल ऑफेंडर्स इनएडिक्वेटली चेक्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ के अंतर्गत जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जिनको हम प्रॉपर्ली डील नहीं कर पा रहे थे, उन्हीं को डील करने के लिए हम लोगों ने ये भैया पूरा पूरा एक्ट बना दिया। कोई मजाक बात है? अटैच एंड कन्फिस्केट गैंग एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी गैंग्स ने बनाई है उसको अटैच करना, कन्फिस्केट करना, ये सारा सिस्टम, ये सारा ऑब्जेक्ट है इसका। रीढ़ की हड्डी तोड़नी है पैसे से, दूसरा पनिशमेंट से। प्रिवेंट गैंग इंटरफेरेंस इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, इलेक्शंस एंड डेवलपमेंट वर्क्स। जो गैंग का इंटरफेरेंस था और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमको ख़त्म करनी है। उसके बाद हम क्या देखते हैं? उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एक सेकंड का टाइम दीजिए। हाँ, तो सारी चीज़ें अब सही हैं। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? प्रोटेक्ट करना गैंग का इंटरफेरेंस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में, इलेक्शंस में और डेवलपमेंट के कामों में। अब जैसे कहीं पे कोई टेंडर पास हो रहा है, अब वहाँ पे भूमाफिया जो है पहुँच गए दलाली खाने के लिए, या फिर उसी में इंटरफेयर कर लिया। 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, अपना इन्फ्लुएंस दिखा लिया। अब 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कोई माफिया ले लेगा तो कितना ही काम करेगा। तो यूपी में आप देखते भी हैं, एक टाइम था कि बहुत काम होता था। जो बहुत काम होता था वही है आजकल। दिखता भी है कि पिछले सदी में, 80s में, 90s में क्या क्या काम हुए हैं, किस किस स्तर पे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें रोकने के लिए। उसके बाद जो हमारा नाइन्थ है कि नॉर्मली ऑर्डिनरी एविडेंस लॉ के अंतर्गत विटनेस को लेके प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ, इस एक्ट में विटनेस को लेके प्रोटेक्शन दिया गया है। इन कैमरा ट्रायल होगा, विटनेस का नाम डिस्क्लोज नहीं होगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बीएनएसएस में ऐड करी गई है। सेक्शन नंबर बताइए क्या है? की डेफिनेशंस देखते हैं हम लोग, सेक्शन 2 के अंदर दिया हुआ है। सबसे पहले गैंग की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, चाहे उस ग्रुप में चाहे वो सिंगली एक्ट कर रहा हो या कलेक्टिवली वो लोग एक्ट कर रहे हो, वो क्या होगी? गैंग होगी। जो क्या कर रहे हैं? हु यूज वायलेंस, थ्रेट, इंटिमिडेशन, कोerशन और अदर अनलॉफुल मीन्स टू डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर। मतलब कि क्या कर रहा है वो ग्रुप या फिर वो इंडिविजुअल पर्सन? वो ये कर रहे हैं कि वो वायलेंस का यूज़ कर रहे हैं, थ्रेट का यूज़ कर रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, बहका रहे हैं, या फिर कोई अदर अनलॉफुल मीन्स का यूज़ कर रहे हैं। किस पर्पस के लिए? पर्पस ज़रूर याद रखिए, टू डिस्टर्ब द पब्लिक ऑर्डर। जो पब्लिक ऑर्डर है, अनड्यू एडवांटेज है, जैसे हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट वाला एग्जांपल लिया अभी, ज़मीन पे जो ठेका वेका लेने वाला, उसमें अनड्यू एडवांटेज अपने लिए, और ऑब्टेन इलीगल बेनिफिट बाय इंडल्जिंग इन एंटी सोशल एक्टिविटीज़। तो इन सारे कामों के लिए अगर वो कुछ कर रहा है तो वो क्या होगा? गैंग होगी। उसको एक हम लोग किस में डिफाइन करेंगे? गैंग में डिफाइन करेंगे। अब देखिए, हु, कौन कौन? ग्रुप ऑफ पर्सन एक्टिंग सिंगली और कलेक्टिवली। हाउ, क्या किस तरीके से क्या कर रहे हैं? वायलेंस, थ्रेट, इंटिमिडेशन, कोerशन, अनलॉफुल मीन्स के लिए। क्यों? डिस्टर्ब करने के लिए पब्लिक ऑर्डर, अनड्यू एडवांटेज और इलीगल बेनिफिट्स। क्या? व्हाट? बाय इंडल्जिंग इन एंटी सोशल एक्टिविटीज। एंटी सोशल एक्टिविटीज कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 2A में डिफाइन है।
ये भी हम लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि इसको आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। इस एक्ट से एंटी सोशल एक्टिविटीज़ क्या होती है, ये पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएँ हैं। तो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ भी जो हमारी हैं, वो कहाँ दी हुई हैं? गैंग की ही डेफ़िनेशन सेक्शन 2B के अंदर ही इसको डिफ़ाइन किया गया है। तो कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 2B है ये, 2A नहीं। तो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ सेक्शन 2B के अंदर है। कैटेगरीज़ आपके मेंस में आए तो भाई एटलीस्ट 5-7 तो लिखिएगा ही, ठीक है? अगर शॉर्ट में आता है तो 5-7, अदरवाइज़ इन डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं जैसे आईपीसी है, तो चैप्टर 16 है, बीएनएस चैप्टर वो आईपीसी चैप्टर 17 है। तो आप लोग इसको जो ज़्यादा अच्छा आंसर लिखने के लिए, क्योंकि देखिए टेक्निकली लॉ में अभी ये चेंजेस नहीं आए हैं, बट ये जो लॉज़ हैं, ये अब समाप्त हो चुके हैं, ठीक है? तो आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि इनको सपोर्ट कीजिए बीएनएस के नए चैप्टर, नए सेक्शंस के साथ में। आईपीसी चैप्टर 16 लिखिए, ब्रैकेट में बीएनएस का चैप्टर लिखिए, आईपीसी चैप्टर 17 लिखिए, साथ में बीएनएस का चैप्टर लिखिए। तो इस तरीके से लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर पे ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं आईपीसी का चैप्टर 16 मर्डर, किडनैपिंग, ग्रीवियस असर्ट, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ क्या-क्या हैं, ये सारी हैं, जो ये सब कर रहा हो। ठीक है? आईपीसी चैप्टर 17 रॉबरी, डकैती, एक्सटॉर्शन, चीटिंग। इसके अलावा एनडीपीएस या फिर एक्साइज़ वायलेशन, नारकोटिक्स, लिकर स्मगलिंग, भूमाफिया हो गए, इल्लीगल लैंड ऑक्यूपेशन, रैपिंग, इलेक्शन ऑफेंसेस आप कर रहे हो, बूथ कैप्चर कर लिया आपने, इमोरल ट्रैफिकिंग कर रहे हो, बच्चों का किडनैप कर लिया, लड़कियों का किडनैप कर लिया आपने, आप पूरा गैंग चला रहे हो, वो भिखारियों वाला, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों को पकड़ के लाते हैं, भीख मँगवाते हैं या फिर लड़कियों को पकड़ के लाते हैं, बाहर बेच देते हैं। तो इस टाइप का अगर आप कोई काम कर रहे हो, किडनैपिंग फॉर रैंसम कर रहे हो या फिर कम्युनल वायलेंस कर रहे हो, 2016 में अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें ऐड करी गई हैं। स्मगलिंग, काऊ स्लॉटर एक्ट में हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फेक करेंसी, इल्लीगल आर्म्स, इसके अलावा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी इसमें हम लोगों ने ऐड किया। उसके साथ-साथ 2016 का ये मेजर अमेंडमेंट था, इससे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ थी, उन लोगों का स्कोप बढ़ाया है, मतलब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऐड करी गई। इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑफ़ेंस जो कि स्टेट की सिक्योरिटी को अ, नुकसान पहुँचाएगा, तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर शामिल करी गई हैं। तो श्रद्धा गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में बोला गया था खाली वेग एलिगेशंस नहीं, विदाउट एस्टैब्लिशिंग गैंग मेंबरशिप्स आर इनसफिशिएंट। वेग एलिगेशंस मत लगाइए आप, मेंबरशिप जो है गैंग के साथ वो भी दिखाना ज़रूरी है। डेफिनिशन ऑफ गैंगस्टर, तो गैंगस्टर की डेफिनिशन क्या है? अभी हम लोगों ने देखा गैंग के बारे में। अब गैंगस्टर कौन होगा? मेंबर होगा, पार्ट ऑफ गैंग वेदर प्रेजेंट एट सीन और कोई भी मेंबर हो गया। सबसे पहले हमने देखा गैंग का, एक कोई गैंग है, गैंग कहाँ डिफाइन थी? इससे पहले वाले सेक्शन में हम लोगों ने गैंग के बारे में पढ़ा। 2B के अंतर्गत डिफाइन थी। गैंग में हम लोगों ने देखा एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करने वाला पर्सन जो होगा, वो गैंग के अंदर होगा, उसका पर्पज़ है गैंग में रहने वाले लोगों का कि एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करे। अब गैंगस्टर आप लोगों ने बहुत गाने सुने होंगे, बहुत सारी चीज़ें देखी, सुनी, समझी होंगी। लोग आजकल गैंगस्टर बन रहे हैं, हरियाणा वाले सॉन्ग आ रहे हैं, पंजाब वाले सॉन्ग आ रहे हैं, सब स्वैग में है। लेकिन एक्चुअली में गैंगस्टर क्या होता है, ये हम लोग आज देखते हैं सेक्शन 2C। मतलब कि कुल मिला के कोई भी गैंग का मेंबर है, चाहे वो क्राइम सीन पे है, चाहे वो नहीं है। उस गैंग का कोई भी लीडर है या फिर ऑर्गेनाइज़र है, जो डायरेक्ट कर रहा है या फिर गैंग की मीटिंग ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, पैसा फंडिंग ये सब दे रहा है, ये सब भी गैंगस्टर होंगे। अबेटर, क्राइम से पहले लोग बुलाते हैं, जैसे नए-नए बच्चे आते हैं, उसको समझाया जाता है, हाँ, मेरे बच्चे तुमको ये काम करना है, जाओ जाके इसको गोली मार दो, इसने तुम्हारा जीना हराम कर रखा है। तो ऐसे वाले जो लोग होते हैं, जो अबेट का काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, कहते हैं ठीक है जाओ गोली मारनी है, बंदूक हमसे लो, तुम अपने स्वाभिमान की रक्षा करो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, गोली हम दे रहे हैं, बंदूक हम दे रहे हैं, सपोर्ट हम दे रहे हैं, वकील हम दे रहे हैं। तो ऐसे लोग भी गैंगस्टर होते हैं। एड्स, अबेट्स, इंस्टिगेट, एड कर रहा हो, चाहे अबेट कर रहा हो, चाहे इंस्टिगेट कर रहा हो, चाहे फाइनेंस के द्वारा, चाहे प्लानिंग के द्वारा, चाहे इंफॉर्मेशन के द्वारा। फाइनेंसर्स पैसा दे दिया, प्लानिंग कि इतने बजे यहाँ आएगा, इन्फॉर्मर्स
कौन कहाँ कैसे सारी चीज़ें चल रही हैं। किसी भी तरीके से अगर आपने क्राइम होने से पहले सपोर्ट किया तो। लेकिन ऐसा नहीं है क्राइम सब होने से पहले, क्राइम होने के बाद भी। बचेंगे आप तब भी नहीं। अबेटर आफ्टर क्राइम, असिस्ट इन कंसीलिंग क्राइम, क्राइम छुपा रहे हो, एविडेंस मिटा रहे हो, प्रोसीड आफ्टर कमीशन। हार्बरर, आपने मदद करी कहाँ? एड करा रहने के लिए, शेल्टर प्रोवाइड किया, रिफ्यूज और कंसीलमेंट टू एनी गैंग मेंबर्स। तो आपने किसी भी तरीके से रहने में, खाने में, इन सब किसी भी तरीके से इवन 2 घंटे के लिए ही टेम्परेरी बेसिस पे कोई आदमी है किसी का मर्डर करके आया, आपने अपने घर में उसको हार्पर दे दिया। मतलब कि आप भी क्या हो गए? गैंगस्टर हो गए। इसीलिए डेफ़िनिशन काफ़ी ब्रॉड है। आपने 1 घंटे के लिए हेल्प करी थी, 15 मिनट के लिए करी थी, मैं कह रहा हूँ 2 मिनट के लिए भी करी थी। लेकिन वो आपके यहाँ आके रुका, आप हार्बर में आए, आप भी भैया प्रमोशन हो गया, अब आप मुबारक हो, गैंगस्टर हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ बाय डेफिनेशन, प्रॉपर्टी ओनर्स हु नोइंगली रेंट टू गैंग, मतलब कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने जानते हुए कि हाँ ये गैंग मेंबर्स हैं, इनको आपने एड कर दिया कि हाँ भैया मेरे घर में रहो आके, 2000 किराया था, 20,000 किराया मिल रहा है, आप बड़े खुश, लेकिन बधाई हो, आप गैंगस्टर हो गए। गेटवे ड्राइवर्स, लॉजिस्टिक पर्सन्स, ये लोग भी अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हवाला ऑपरेटर्स, फाइनेंसिंग गैंग एक्टिविटीज़, पैसा हवाला से इधर-उधर आ रहा है, ये सब भी गैंगस्टर हो गए। लोकल कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइडिंग सेफ हाउस, पर्सन पोस्टिंग बेल मनी फ्रॉम गैंग फंड्स, गैंग के फंड से जो इंसान बेल मनी दे रहा है वो भी गैंगस्टर हो गया। जुडिशियल कॉशन इसमें क्या है? कोर्ट्स इंटरप्रेट सेक्शन 2C स्ट्रिक्टली, हार्बरर मस्ट हैव नॉलेज, नॉलेज होनी चाहिए हार्बरर को। ये नहीं कि कोई वहाँ पे ऐसे ही आपको बिना बताए रहने आया था और आपने उसको रहने के लिए जगह दे दी, आपका दोस्त था, 10 साल बाद आया, आपने कहा चलो ठीक है, आधा घंटा रुक के भाई मिल के जाएगा, भाई मिल के चला गया, आपसे मिलने फिर पुलिस वाले आ गए। तो ऐसी मुलाकात नहीं करिएगा। जान पहचान रखते हुए, नॉलेज है अगर आपको तो आप गैंगस्टर हैं, अदरवाइज आप गैंगस्टर नहीं हैं। हाँ, ये सब ट्रायल में प्रूव करना। हाँ, तो ये एक्ट कैसे रन हो रहा है और पनिशमेंट्स क्या-क्या है, ये अभी हम लोग देखेंगे। तो समझिए, सेक्शन 1 और 2 में टाइटल, एक्सटेंट और डेफिनिशंस। सेक्शन 3 हमारा बात करता है पीनल प्रोविजंस, पनिशमेंट है। 4 स्पेशल रूल ऑफ एविडेंस प्रिजम्पशन के ऊपर बात करेगा। 5 से लेके 10 स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट प्रोसीजर। 11 में प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस। 12 में प्रायोरिटी ऑफ ट्रायल। 13 में स्पेशल पावर ऑफ पुलिस, 14 से लेकर 17 तक प्रॉपर्टी अटैचमेंट रिलीज और उनका कन्फिस्केशन। 18 में अपील है जो कि हाई कोर्ट जाएगी। 19 में बेल के जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। 20 से 22 ओवर राइडिंग इफेक्ट, गुड फेथ और रूल्स की बात है। ठीक है, जो इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे डेफिनेशन क्लॉज, सेक्शन 3 पनिशमेंट चार्ट, स्पेशल रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं। सेक्शन 19 बेल का प्रोविज़न, प्रायोरिटी कौन से ट्रायल को मिलेगी, किसी के खिलाफ 2-3 ऑफेंसेस चल रहे हैं, गैंगस्टर एक्ट भी है, तो ट्रायल किसको प्रायोरिटी मिलेगी भाई? यहाँ मिलेगा। तो अब देखते हैं क्या-क्या पनिशमेंट दिए हुए हैं। अगर कोई जनरल गैंगस्टर है, मतलब नॉर्मल उस पे गैंगस्टर वाली धाराएँ लगी हैं, तो 2 साल से लेके 10 साल तक के लिए 5,000 फाइन। अगर उसने कोई भी ऑफेंस किया है पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, तो मिनिमम पनिशमेंट 3 साल से लेकर 10 साल तक हो जाएगा। फाइन मैंडेटरी है। पब्लिक सर्वेंट अगर एड कर रहा है गैंगस्टर को, तो सेम पनिशमेंट 3 साल से लेकर 10 साल तक, फाइन मैंडेटरी। कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है वो कितना फाइन लगाएगी। मिनिमम फाइन जो होगा वो 5,000 होगा, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। 5,000 से ज़्यादा फाइन कम नहीं किया जाएगा, बिलो दिस थ्रेशोल्ड बाय द कोर्ट। सेक्शन 4, हम लोग जितने भी स्पेशल एक्ट पढ़ रहे हैं सब में देख रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? एक्यूज के ही ऊपर है। कोर्ट तो मान के चल रहा है ये आदमी चोर है, मतलब कि यही आदमी गैंगस्टर है। काउ स्लॉटर एक्ट में देखा, इसी ने जो है वो ऑफेंस कर रखा है। इसके अलावा गुंडा एक्ट में, गुंडा तो शक्ल से यही लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। सेक्शन नंबर 4 क्या बात कर रहा है? स्पेशल रूल ऑफ एविडेंस। प्रिजम्पशन 1, प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड, जो कि नॉर्मल हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे सीआरपीसी में आप लोगों को वाले प्रोविजंस याद हैं जिसमें कि सिक्योरिटी के लिए, पीस के लिए बॉन्ड भरवाए जाते थे। 107, 108, 109, 110, 110 हैबिचुअल ऑफेंडर्स है। तो ये वाले सेक्शंस अब बीएनएसएस में आई थिंक 125 से स्टार्ट है। ध्यान से देखिएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा बीएनएस को। प्रिजम्पशन
कोर्ट शैल कंसीडर प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्रीज। तो अगर आपसे बॉन्ड भरवाए गए हैं, आप 107, 108, 109, 110 के अंदर आए हैं, तो फिर गुंडा एक्ट, डिटेंशन ऑर्डर या फिर प्रायर इन्वॉल्वमेंट है कहीं पे, वो सारी हिस्ट्री एडमिसिबल हो जाएगी। मतलब कि आपके पुराने पाप आपके तुरंत सामने आ जाएंगे। प्रिजम्पशन टू, डिसप्रपोर्शनेट प्रॉपर्टी। अगर गैंगस्टर है कोई, उसके पास पोजीशन में प्रॉपर्टी मिलती है जिसका कि लॉफुल सोर्स ऑफ इनकम नहीं पता चल रहा और वो फेल भी हो जा रहा है, प्रूव नहीं कर पा रहा है, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर ले कि कोई बात नहीं, हम जानते तुमने कैसे कमाया, बहुत मेहनत से जमीन पे कब्जा करके 50 लोग ले जाके 2-3 का मर्डर करके मेहनत की कमाई से है, हम मान रहे हैं। कोर्ट कहेगी हम मानते हैं, ठीक है, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी थ्रू क्रिमिनल गैंग एक्टिविटीज ही कमाया होगा और कोई भी तरीका नहीं है। सिमिलरली किसमें, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी हम लोग देखते हैं। किडनैपिंग फॉर रैंसम, इफ द फैक्ट ऑफ किडनैपिंग बाय अ गैंगस्टर इज प्रूव्ड। गैंगस्टर है कोई, किडनैप उसने किया है, तो कोर्ट मान लेगी दैट द किडनैपिंग वाज द पर्पस ऑफ रैंसम, एक्यूज मस्ट रिबट दिस प्रेजेंशन। गरीब आदमी है बेचारा, किसी को किडनैप कर लिया होगा, पैसे की ज़रूरत है, कोर्ट मान रही है कि हाँ तुमने किडनैप किया है, तो तुमने ये काम ही किया है आत्मनिर्भर भारत में चलते हुए, कि तुमने किडनैप किया, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, वो पैसे के लिए ही तुमने ये काम किया है। तो मतलब कि अगर प्रिजम्पशन कौन कौन से हम लोगों ने देखे, प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका देखा जाएगा, कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगी जो भी आपका प्रीवियस रिकॉर्ड है, उस नॉर्मल केसेस में ये नहीं होता है। दूसरा प्रिजम्पशन क्या है, डिसप्रपोर्शनेट प्रॉपर्टी। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है जो कि आप लॉफुली साबित नहीं कर पा रहे हो, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी इलीगल एक्टिविटीज से ही आपने उसको बनाया है। तीसरा, किडनैपिंग के लिए अगर प्रूव हो गया आपने किडनैप किया, तो मान लिया जाएगा रैंसम का ये पैसा लेने के लिए आपने ये सारा काम किया है। ऑल थ्री प्रिजम्पशंस आर रिबटेबल। ऐसा नहीं है कि ये कंक्लूसिव प्रूव है, शैल प्रिजम्पशन है, रिबट किया जा सकता है, एक्यूज जो है वो एविडेंस दे सकता है इसके अगेंस्ट में, ठीक है। ऑर्डिनरी लॉ में प्रिजम्पशन किसके ऊपर होता है, बर्डन प्रोसिक्यूशन के ऊपर, यहाँ पे किसके ऊपर है, एक्यूज के ऊपर। प्रायर रिकॉर्ड इनएडमिसिबल होते हैं जनरल क्रिमिनल लॉ में, यहाँ पे एडमिसिबल है। बेल मिल जाती है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजन है सेक्शन 9 के अंतर्गत। अब वो 19 के अंतर्गत अभी हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टी, प्रूव इलीगल एक्विजिशन, एक्यूज मस्ट एक्सप्लेन। वहाँ पे हमको प्रूव करना पड़ रहा है, यहाँ हम मान रहे हैं कि तुमने ऑलरेडी कर रखा है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत और करप्शन एक्ट के अंदर भी ये सारी चीज़ें होती हैं। स्पेशल कोर्ट्स, सेक्शन 5 to 12। सेक्शन 5 to 12 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पेशल कोर्ट को लेके। यहाँ से भी अगर हो सकता है तो आपसे एक जनरल क्वेश्चन शॉर्ट में या लॉन्ग में बन सकता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, अच्छा गैंगस्टर है, सीरियस मैटर है, मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है, ज़मीनों पे कब्जा कर रहा है, 200 बीघा ज़मीन कब्जा कर रखी है, 550 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके भी एक जगह पड़ी हुई है, कहीं कहीं पड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है इनसे डील करने के लिए कोर्ट क्या किसको अपॉइंट करेगी? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास? नहीं भाई, बड़े मैटर हैं, सीरियस मैटर हैं, इतने बड़े मैटर हैं कि एक अलग से एक्ट बनाना पड़ गया है। तो जहाँ भी स्पेशल कोर्ट का टर्म आएगा दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। सीधा एक जवाब, स्पेशल कोर्ट कौन सी कोर्ट होगी, सेशन कोर्ट होगी। सेशन कोर्ट बनाया जाएंगे जहाँ भी उस जगह की जो सेशन कोर्ट है, सेशन जज हैं, उनको हम लोग अपॉइंट करेंगे एज अ स्पेशल कोर्ट। तो इस एक्ट के अंदर भी सिमिलर सीधी सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टैब्लिश करेगी स्पेशल कोर्ट, किसके लिए, स्पीडी ट्रायल होगा। गड़बड़ हो गई स्पेलिंग की, स्पीडी ट्रायल, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, कोई कमेंट में कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। स्पेशल ट्रायल, स्पीडी ट्रायल के लिए और ऑफेंसर अंडर दिस एक्ट ये कोड बनाई जाएगी। प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, सीधी सी बात, हमारे सेशन जज ही होंगे या फिर एडिशनल सेशन जज भी हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या होता है, इनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से बातचीत करी जाएगी, उसके बाद ही इनको अपॉइंट किया जाएगा। कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, कंसल्टेशन हाई कोर्ट के साथ, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ। सेक्शन 6 क्या बात करता है, सिटिंग ऑफ स्पेशल कोर्ट एट एनी प्लेस। स्पेशल कोर्ट कहाँ बैठ सकती है, वैसे तो जहाँ स्टेट गवर्नमेंट बताएगी वहाँ बैठ सकती है, लेकिन अगर इसको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर केस के लिए ज़रूरी है, पीपी साहब जो हैं वो समझाते हैं, तो फिर जहाँ भी उसको लगेगा ज़रूरी है जस्टिस के लिए, वहाँ पे वो कोर्ट अपना काम शुरू कर सकती है।
स्पेशल कोर्ट में सिट एट एनी प्लेस इफ एक्सपीडेंट। If public prosecutor certifies necessity for protection of accused witness, court shall order change of venue after hearing accused। पीपी साहब समझाएंगे कि भाई यहाँ पे अगर आए तो विटनेस दोबारा नहीं आ पाएगा, या फिर ये हुआ कि जो अक्यूज्ड है वो दोबारा नहीं आ पाएगा, कोर्ट को बात में सच्चाई भी लग रही है, तो फिर आप शिफ्ट कर लिया जाएगा कोर्ट का जो वेन्यू है और दूसरी जगह पे सारा काम किया जाएगा। जुरिडिक्शन कितना होगा इसका? Offences under this act are triable only by the special court of the local area। उस एरिया के अंतर्गत जितना भी ये सारा ऑफेंस होगा वो स्पेशल कोर्ट हैंडल करेगी। पेंडिंग केसेस स्टैंड ट्रांसफर टू द स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट बनते ही इस एक्ट से रिलेटेड जितने भी केसेस थे वो सब उसी को ट्रांसफर हो जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट में ट्रांसफर केसेस बिटवीन स्पेशल कोर्ट्स। एक कोर्ट से स्पेशल कोर्ट से दूसरी स्पेशल कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मैटर ट्रांसफर कर सकती है। होल सोल पावर स्टेट गवर्नमेंट की भी है यहाँ पे। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप लोगों को याद हो गुंडा एक्ट में और काउ स्लॉटर एक्ट में हम लोग देखे थे, मिनिमम 7 ईयर लीगल प्रैक्टिस होनी चाहिए, मैंडेटरी फॉर ऑल प्रोसीडिंग्स। जितना भी स्पेशल कोर्ट का काम वाम है वो सब कौन करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा। अपॉइंटेड कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। प्रोसीजर क्या है? स्पेशल कोड सेक्शन 10 बात करता है, स्पेशल कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस विदाउट कमिटमेंट ऑफ कंप्लेंट फॉर पुलिस रिपोर्ट। जैसे कि हम लोग सेक्शन 210 बीएनएसएस का देखते हैं ना, उसमें कॉग्निजेंस होता है, कॉग्निजेंस लेता है और फिर कोर्ट जो होती है, मतलब कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस ले रहा होता है वो ट्रांसफ़र करता है सेशन को केसेस। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सेशन कोर्ट क्योंकि स्पेशल कोर्ट की तरह एक्ट कर रही है तो वो खुद ही कॉग्निजेंस ले लेगी, उस पे कमिटल नहीं होगा। कोई भी कोर्ट उसे कमिट करके केस नहीं भेजेगी, वो यहाँ सुमोटो काम करने के लिए सक्षम है। ऑफेंसेस अप टू 3 इयर्स में बी ट्राइड समरली। समरी ट्रायल हो सकता है, जैसे समरी ट्रायल का प्रोसेस होता है, ऑफेंसेस अगर 3 साल से कम के हैं तो उसको भी सेशन कोर्ट जो है हमारी स्पेशल कोर्ट उसको वैसे डील किया जा सकता है। सेंटेंसेस अप टू 2 इयर्स इन समरी ट्रायल। और इसके अलावा जो सेंटेंसेस हैं अप टू 2 इयर्स इन समरी ट्रायल। तो कुल मिला के बात क्या हुई, हमें समझ में आया कि जैसे कि नॉर्मल कोर्ट्स में होता है कि जो ट्रायल वो कॉग्निजेंस लेके जुडिशियल मजिस्ट्रेट केस भेजता है सेशन कोर्ट को, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्पेशल कोर्ट जो होती है वो अपने आप कॉग्निजेंस ले लेती है मैटर। और समरी ट्रायल कर सकता है, कब कर सकता है समरी ट्रायल? अगर उसको लग रहा है कि ऑफेंस की जो सज़ा है वो 3 साल तक के लिए दी गई है लॉ के अंतर्गत, तो कोर्ट जो है वो उसका समरी ट्रायल स्पेशल कोर्ट जो है वो कर सकता है। और यहाँ पे सज़ा वो कितने दिन तक की दे सकता है? सेंटेंस अप टू 2 इयर्स इन समरी ट्रायल। अगर ज़्यादा सीरियस नेचर का है तो फिर समरी ट्रायल नहीं करेगा, नॉर्मल प्रोसीजर जो है वही अप्लाई होगा। विटनेस प्रोटेक्शन कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 11 में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा ये भी। इन कैमरा ट्रायल होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, एक गैंग के अगेंस्ट में आप विटनेस लेके आ रहे हो, विटनेस नहीं मिला तो कोई काम ही नहीं होगा। तो विटनेस को तो प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ी सरकार की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इन कैमरा ट्रायल होगा, पब्लिक जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगी, आइडेंटिटी और एड्रेस जो है विटनेस का वो सीक्रेट रखा जाएगा। डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी, अगर कोई भी उसकी आइडेंटिटी को अता पता बताता है किसी को तो फिर वो एक ऑफेंस होगा जिसमें कि इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर एंड फाइन ऑफ अप टू 1000 रुपीज उसको देना पड़ेगा। ट्रायल बाय स्पेशल कोर्ट टू हैव precedence. A trial of an offence under this act by a special court shall have a precedence over trial of any other case against the same accused in any other court नॉन स्पेशल कोर्ट। इसके कहने का सिर्फ सीधा सा इतना मतलब ध्यान में रखिए कि अगर फर्स्टली गैंगस्टर केस चल रहा है स्पेशल कोर्ट में, 3 केसेस उसके अलावा और चल रहे हैं उसके पास, चोरी का, ज़मीन पे कब्ज़ा करने का, जो कि नॉर्मल आईपीसी में चल रहा है। तो ये 3 केसेस चल रहे हैं और 1 गैंगस्टर केसेस चल रहा है। तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? प्रायोरिटी दी जाएगी बाकी सारे केसेस रोक के गैंगस्टर वाला पहले ख़त्म किया जाए। द ट्रायल शैल बी कंक्लूडेड इन प्रेफ़रेंस टू द अनदर केस व्हिच शैल रिमेन इन अबेयंस। जो पुराने वाले हैं उनको रोक दिया जाए और ट्रायल ख़त्म किया जाए पहले गैंगस्टर वाले का, ये सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है।
Power of special court with respect to other offenses. While trying an offense under this act, special court may also try any other offense. मतलब कि उसके खिलाफ एक केस चल रहा था, स्पेशल कोर्ट में ही दूसरा केस भी आया है, तो स्पेशल कोर्ट जो है वो भी ट्राई कर सकती है। दोनों केसेस को सुन के डिसाइड किया जा सकता है। तो सेक्शन 12 क्या कहता है कि अगर दूसरे कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उस पर स्टे कर दिया जाएगा और स्पेशल कोर्ट वाला पहले सुना जाएगा। तो सेक्शन 8 क्या कह रहा है, पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑफेंसेस। अदर ऑफेंसेस को लेके भी अगर स्पेशल कोर्ट के पास केस आता है तो स्पेशल कोर्ट जो है वो दोनों को सुन सकती है, उसके पास पावर है और डिसाइड कर सकती है। चार्ज एट द सेम ट्रायल, विच एक्यूज इज चार्ज एट द सेम ट्रायल। सेम ट्रायल में चार्ज होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इफ एक्यूज इज फाउंड टू हैव कमिटेड एनी अदर ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, द कोर्ट में कन्विक्ट एंड सेंटेंस अकॉर्डिंगली। तो कुल मिला के इतनी सी बात है, सेम ट्रायल के दौरान कोई और ऑफेंस भी उसने किया है, गैंगस्टर की धारा के अलावा और भी है, स्पेशल कोर्ट में केस आता है, वो सारी चीज़ें सुन सकती है। स्पेशल कोर्ट के पास पूरी की पूरी पावर है। 12 में हम लोगों ने देखा कि इस केस के अलावा उसके ऊपर और 10 केस चल रहे थे अदर ऑफेंसेस में, अदर सीरीज ऑफ एक्शंस में, तो उन सबको स्टे किया जाएगा। पहले गैंगस्टर को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर गैंगस्टर को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, जनरली समझिए ना, इसका नेचर प्रूफ करने के लिए भाई प्रिवेंटिव है, स्पीडी है, सारी चीज़ें हैं। दूसरी जगह ट्रायल पहले लग रहा है, यहाँ के बाद में हो रहा है, तो पहले इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके बाद सेक्शन 14 से लेके 17 तक क्या है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन। अटैचमेंट सेक्शन 14, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम जो है वो अटैच करेगा गैंग की एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को। कोई भी नो प्रायर कन्विक्शन और चार्जशीट नीडेड। इसके लिए ये नहीं है कि आपको सजा हो गई हो, हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना, कन्विक्शन की जरूरत नहीं है, चार्जशीट की जरूरत नहीं है, इवन कॉग्निजेंस की जरूरत नहीं है। डीएम अपॉइंट्स एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज द अटैच प्रॉपर्टी इवन बिफोर कॉग्निजेंस। डीएम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकता है प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए इवन बिफोर द कॉग्निजेंस। इस एक्ट की पावर दिखाने के लिए सेक्शन 14 भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्लेम जो है, रिलीज जो प्रॉपर्टी है, अगर उस पर क्लेम करना है तो कैसे करना है, कितने दिन का टाइम होगा, तो क्लेमेंट जो है वो अप्लाई करे डीएम के पास 3 महीने में अटैचमेंट के। वो एस्टेब्लिश करे कि उसका जो इस पे पोजेशन है वो लॉफुल है, ओनरशिप उसके पास लॉफुल थी, कोई भी इलीगल मीन्स से उसने उसको एक्वायर नहीं किया है। सेक्शन 16 क्या बात करता है, रेफरेंस टू द कोर्ट। डीएम रेफर्स डिस्प्यूटेड ओनरशिप टू द स्पेशल कोर्ट फॉर इंक्वायरी। कोई क्लेम करने नहीं आता है तो फिर वो इंक्वायरी के लिए क्या करेगा, भेज देगा डिस्प्यूटेड ओनरशिप को। डिस्प्यूटेड डिस्प्यूटेड ओनरशिप जो है स्पेशल कोर्ट को भेज दिया जाएगा डीएम के द्वारा इंक्वायरी के लिए। सिविल कोर्ट का प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ स्टिल ऑन क्लेमेंट रहेगा। सेक्शन 17 इंपॉर्टेंट है। फाइनल ऑर्डर क्या होगा, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर आफ्टर इंक्वायरी। स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, देखेगा कि लॉफुल पोजीशन है, उसने ओनरशिप साबित कर दी तो उसको प्रॉपर्टी दे देगा। अगर नहीं साबित कर पाया है तो फिर क्या करेगा, कन्फिस्केट कर देगा, स्टेट उसको ट्रांसफ़र कर देगा, जो उसका ओरिजिनल ओनर होगा, राइटफुल ओनर होगा, उसको दे देगा। और क्या करेगा भाई, प्रॉपर्टी अपने पास रखे, कोई ओनर नहीं मिल रहा है तो फिर कन्फिस्केट कर लिया, मिल गया, दूसरा ओनर किसी और की कब्जे की ज़मीन थी वो, उसको दे दी। अगर उसी ने साबित कर दिया तो फिर जाओ भैया ले जाओ अपनी ज़मीन, क्यों ऐसी हरकतें करते हो कि तुम पे शक किया जाए। कोर्ट यही बोलेगा। अटैचमेंट बिफोर चार्जशीट डिस्कस कर लिया हमने, डीएम का स्टैंडर्ड सस्पेक्ट और बिलीव्स के ऊपर है। ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से बहुत कम है, यहाँ पे डीएम को सिर्फ सस्पेक्ट हो रहा है, वो बिलीव कर रहा है, इस बेसिस पे उसने अटैच कर लिया है। प्रिवेंट दिस डिस्पिटेशन ट्रांसफर ऑफ गैंग एसेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो जो गैंग्स के एसेट हैं उसको आप कंट्रोल कर रहे हो, ये समझिए इसका सिग्निफिकेंस। क्राइम शुड नॉट पे फिलॉसफी के ऊपर ये वर्क करता है। सेक्शन 19 स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस। बहुत ज़्यादा रिगरस बेल कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलती है। क्या क्या चीज़ें हैं, हियरिंग सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुने बिना बेल तो पॉसिबल ही नहीं है, ये हम लोग ने बाकी के भी एक्ट्स में देखा। कंडीशन 2, सेटिस्फैक्शन ऑन गिल्ट। कोर्ट मस्ट रिकॉर्ड इन राइटिंग रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव द एक्यूज हैज़ नॉट कमिटेड द ऑफेंस। कोर्ट को बिलीव होना चाहिए कि उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया, और ये भी होना चाहिए कि कोई वो फ्यूचर में भी ऑफेंस
नहीं करेगा। इफ रिलीज्ड ऑन बेल विल नॉट कमिट एनी फर्दर ऑफेंस व्हाइल ऑन बेल। ये तीनों कंडीशन जो है साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। इफ एनी वन कंडीशन इज नॉट मेट बेल शैल बी रिफ्यूज। इसके अलावा सीआरपीसी के 167 रिमांड वाला जो सिनेरियो होता है बेल के लिए, डिफ़ॉल्ट बेल रिलायबल होता है, उसमें इसमें क्या चेंजेस हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट था, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी डाल दिया गया है। पुलिस कस्टडी वहाँ 15 दिन की थी, यहाँ 60 दिन की पुलिस कस्टडी है। चार्जशीट फाइलिंग वहाँ पे 90 दिन या 60 दिन में छोड़ना होता था, यहाँ पे 1 साल का टाइम दिया गया है। मतलब 60 दिन का आपको जुडी वो पुलिस कस्टडी मिलेगा, उसके बाद रिमेनिंग डेज़ के लिए आपको मिलेगी जुडिशियल कस्टडी। सब सेक्शन 2A जो वहाँ पे था उसको यहाँ पे मतलब कि डिफ़ॉल्ट बेल का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे नहीं होता है। केवल जेल में रह लिया है वो उतने दिन, साल भर बाद उसे बेल मिल जाएगी, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। ये वाली कंडीशंस भी अप्लाई होनी चाहिए। शिव कुमार शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट में बात था। सेक्शन 19 conditions are mandatory conditions. Prolonged jail alone does not entitle bail. Twin condition must be independently satisfied. शिव कुमार शुक्ला का केस इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज क्या हैं और लैंडमार्क केस क्या है। लैंडमार्क केसेस अशोक कुमार दीक्षित वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, श्रद्धा गुप्ता हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं, लाल मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये 3 केसेस हैं। बेसिकली आर्टिकल 20-21 बताता है रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई हो रहा है, तो हाँ भाई वो हो रहा है, वो वैलिड रीज़न है, हमारे पास प्रिवेंटिव प्रोविजंस हैं, उनको हम लोग को कंसर्न है इसलिए अप्लाई किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वैलिड है, ये हम लोग कर सकते हैं, स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं। 21 और 300A अटैचमेंट विदाउट कन्विक्शन जो सेक्शन 14 में हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्रिवेंटिव मेजर है, इसलिए किया जा सकता है। स्ट्रिंजेंट बेल रिलीज, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, बेल लेना इतना मुश्किल हुआ जा रहा है, तो ये स्पेशल लेजिस्लेशन है, ऑर्गेनाइज क्राइम को जस्टिफाई कर रहा है, उसमें के लिए किया जा रहा है, तो हाँ ठीक है भाई कर सकते हैं, परमिटेबल है। ये एक्ट किसी भी तरीके से क्या नहीं है, इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। आर्टिकल 21 रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर भी बात करता है, तो वो भी बोला गया रेबुटेबल प्रेजम्पशन है, तो रेबुटेबल प्रेजम्पशन है तो आपको मौका मिल रहा है ना, साबित करो भाई कि आपने कुछ नहीं किया है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं लैंडमार्क केसेस। अशोक कुमार दीक्षित वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, द एक्ट वाज अपहेल्ड। तो इस केस में कहा गया था कि ये एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि एम कर रहा है हैबिचुअल गैंग रिलेटेड एंटी सोशल एक्टिविटी और नॉट आइसोलेटेड, आइसोलेटेड कंडक्ट पे नहीं, गैंग पे, हैबिचुअल गैंग्स पे, उनकी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ पे। एंटी सोशल एक्टिविटीज़ 15 हैं, याद रखिएगा, 2016 के बाद और ऐड करी गई, ध्यान में रखिएगा, ये आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। श्रद्धा गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या कहा गया? द कोर्ट ट्रीटेड इवन अ सिंगल ऑफेंस एज इनफ ओनली व्हेन इट इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, नॉट अ रैंडम आइसोलेटेड एक्ट। अगर किसी पर्सन ने केवल एक एक्ट किया है लेकिन वो साबित हो रहा है कि वो गैंग का सदस्य था, एज अ गैंगस्टर एक्ट किया जा रहा है, तो केवल एक एक्ट भी सफिशिएंट है किसी को इस एक्ट के परव्यू में लाने के लिए। लाल मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में the Supreme Court quashed the Gangster Act case because a single communal incident without proof of organized continuing gang activity was not enough. केवल एक कम्युनल इंसिडेंट की वजह से, और आप ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि ये गैंग का एक ऑर्गेनाइज क्राइम का पैटर्न है, गैंग का सदस्य है, ये इस तरीके से, इस पैटर्न में जो हम लोगों ने देखा गैंग कैसे काम करता है, वो आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो केवल इस बेसिस पे कि उसने कोई एक इंसिडेंट किया उसको हम गैंगस्टर एक्ट के अंदर लेके नहीं आएंगे। अच्छा, इस एक्ट के अंदर ये तो क्रिटिकल एनालिसिस तुम लोग देखेंगे, पुलिस की पावर्स को लेके भी बात करी गई है, वो सेक्शन भी ज़रा हम लोग एक बार कंसिडर कर लेते हैं। सपोज़ आप लोगों से पूछ लिया जाए इस एक्ट को लेके कि पुलिस की पावर्स क्या-क्या हैं, तो देखिए हम लोगों ने सेक्शन 19 पढ़ा और हम लोगों ने देखा था कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, तो इसका मतलब है पुलिस बिना वारंट के कभी भी अरेस्ट कर सकती है, सबसे बड़ी पावर। उसके अलावा अटैचमेंट में पुलिस का रोल होता है। इसके अलावा जो गैंगस्टर एक्ट है इसके आए थे 2021 के रूल्स। तो रूल्स के अकॉर्डिंग क्या था, गैंग चार्ट जो है वो प्रिपेयर करेगी पुलिस। इस गैंग चार्ट के अंदर जाता हो गया, इस गैंग चार्ट के अंदर क्या होगा, जो भी गैंगस्टर्स होंगे उनके नाम डाले जाएंगे, ये पूरा चार्ट प्रिपेयर किया जाएगा
और ये जो इसकी ड्यूटी है ना सारा चार्ट प्रिपेयर करने की और बाकी सारी, ये प्रॉपरली ड्यूटी किसकी है? हमारा जो पुलिस वाले होंगे, उनकी ड्यूटी है ये। और इसमें जैसे सपोज़ कीजिए कहीं पे कमिश्नरेट सिस्टम है, जहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम है, वहाँ पे कमिश्नर करेगा, जहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है, वहाँ पे डीएम के अंदर ये सारी चीज़ें आएँगी। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा होता है कि कौन-कौन से लोग हैं जिन्होंने मिलकर एक गैंग बनाई है, गैंग बना रहे हैं और कौन-कौन से क्राइम कर रहे हैं। इवन अगर उस पर्सन ने एक भी क्राइम किया है, तो भी हम उसको गैंग चार्ट में डालेंगे। पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ होंगे, एसओ होंगे, वो गैंग चार्ट तैयार करेंगे और फिर ये अपने कमिश्नर को, एएसपी को या एसपी के द्वारा एंडोर्स करवाया जाएगा। फिर डीएम या फिर जहाँ पे कमिश्नरेट है, वहाँ पे पुलिस कमिश्नर के पास जाएँगे और फाइनल अप्रूवल होगा। तो ये जो है पुलिस के पास और पावर है। अटैच करने का काम सेक्शन 14 के अंतर्गत पुलिस के पास उसकी पावर है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा रिमांड लेना, ये सारा कौन करेगा? पुलिस करेगी। ज़्यादा पावर है ऑब्वियसली वहाँ पुलिस रिमांड कितने दिन की? हमारे पास 60 दिन की पुलिस रिमांड आती है यहाँ पे। तो ये सारी पावर्स जो हैं वो पुलिस से रिलेटेड जो स्पेसिफिकली प्रोविज़न्स हैं, वो ये हैं। मेजर ये था कि ये रूल्स भी ध्यान में रखिएगा। सपोज़ अगर कहीं बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो रूल्स में गैंग चार्ट भी मेंशन किया गया है। स्ट्रेंथ क्या है इस एक्ट की? कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन करता है, पूरा क्रिमिनल इकोसिस्टम बना के रखा है, इकोनॉमिक डिसेंटिव्स, इन सबको प्रॉपर्टी को ब्रेक डाउन करना, पूरा हर तरीके से स्पेशल कोर्ट्स है, ट्रायल को प्रायोरिटी है। इसके अलावा विटनेस को प्रोटेक्ट किया गया है, पब्लिक सर्वेंट की अकाउंटेबिलिटी बनाई गई है, अगर लायबल हुए तो 3 से लेके 10 साल तक का पनिशमेंट है। वीकनेस आपको पता होनी चाहिए, आंसर में लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। लगे क्रिटिकली एनालाइज़ करने को आया है तो मेंशन कीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो है। ओवर ब्रॉड डेफिनिशंस कैप्चर इनोसेंट पर्सन विद पेरिफेरल कॉन्टैक्ट टू गैंग। ये वही है ना कि विथ ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम। तो भाई तो हमको बड़ा आयाम बनाना है, पूरी चीज़ों को कवर करना है, तो थोड़ी-थोड़ी डेफिनेशंस ब्रॉड करी गई हैं, रीज़न ये है, ठीक है? अनचेक्ड डीएम पावर, डीएम को पावर ज़्यादा दी गई है सेक्शन 14 के अंदर। एग्ज़ीक्यूटिव ओवररीच रिस्क विदाउट प्रायर जुडिशियल सैंक्शंस, बिना जुडिशियल सैंक्शंस के डीएम अपने शक के बेसिस पे प्रॉपर्टी जो है वो अटैच करने चल दे रहा है। मिसयूज़, पॉलिटिकल अपोनेंट्स, ये सब लोग इसका मिसयूज़ कर सकते हैं। प्रोलॉन्ग्ड प्री ट्रायल डिटेंशन ड्यू टू स्ट्रिंजेंट, अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ करने के लिए। तो प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, भाई मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। पनिशमेंट बिफोर कन्विक्शन, कन्विक्शन होने से पहले वही चीज़ है ना, सिक्योरिटी को आपको ध्यान में रखना है। अगर इतना स्ट्रिक्ट सिस्टम नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे भी कंट्रोल में गैंगस्टर्स नहीं हो पा रहे हैं, गैंग्स नहीं हो पा रही हैं। जब थोड़ा-सा पनिशमेंट हार्ड होगा, थोड़ी-सी चीज़ें होंगी, तो ये ज़रूर है कि ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि इन सारी चीज़ों को हम लोग जब सिस्टम में होते हैं, तो मिसयूज़ भी करते हैं लोग। लेकिन उस मिसयूज़ को कंट्रोल करना है, इन प्रोविजंस को नहीं हटाना है। हम वहाँ पे चेक एंड बैलेंस बनाएँ कि इसका मिसयूज़ ना हो। रिफॉर्म्स नीडेड, आराम से पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंटेड इंस्टेंस ऑफ मिसयूज़, पॉलिटिकल अपोनेंट, पर्सन इन सिविल प्रॉपर्टी, आराम से पढ़ लीजिएगा पॉज़ करके। राजेश यादव का केस था। बेल ऑर्डर इन विच द इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रांटेड बेल आफ्टर नोटिंग द प्ली ऑफ फॉल्स इम्प्लीकेशन। राजेश यादव के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फॉल्स एलिगेशंस थे। कोर्ट ने, नीचे की कोर्ट्स ने क्या किया, सीधे देखा ये है गैंगस्टर लगा हुआ है, तो अवॉइड कर दिया, बाकी सारी चीज़ें देखा ही नहीं, इंक्वायरी ही प्रॉपर्ली नहीं करी, तो सीधे बेल जो है वो डिनाई कर दी गई। तो कोर्ट का भी कहना है, सुप्रीम कोर्ट का, कि केवल ऐसा नहीं है कि एक गैंगस्टर एक्ट लगा है तो आप लोग बाकी चीज़ें कंसीडर नहीं करोगे, वो चीज़ें भी कंसीडर करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ मिसयूज़ हो सकता है। तो राजेश यादव का केस ये बोल रहा है। इसके बाद हम बढ़ते हैं, पूरा एक बार में समझ लेते हैं कैसे क्या ये ऐप चलता है। फ्लो चार्ट, गैंग का आइडेंटिफिकेशन होगा, पुलिस इंटेलिजेंस आइडेंटिफाई करेगा, एफआईआर रजिस्टर करी जाएगी, गैंगस्टर्स के अगेंस्ट सेक्शन 3 पुलिस अरेस्ट कर लेगी बिना विदाउट वारंट, कॉग्निजेबल है क्योंकि प्रॉपर्टी भी अटैच करी जा सकती है, डीएम ऑर्डर कर देगा अटैचमेंट का, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देगा, नो प्रायर कन्विक्शन, कन्विक्शन की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा सेक्शन 13 के अंदर, स्पेशल पुलिस को पावर दी गई है। प्रिजम्पशन जो है सेक्शन 4 के अंदर अप्लाई होगा कि
एविडेंस वाले नॉर्मल चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। क्रिमिनल हिस्ट्री जो पुरानी है वो भी रखी जाएगी और वो भी कोर्ट के सामने रखा जाएगा। चार्जशीट कॉग्निजेंस स्पेशल कोर्ट खुद जो अपना है कॉग्निजेंस ले सकता है, नो मजिस्ट्रेट कमिटल नीडेड। इसके अलावा बेल के प्रोविज़न पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना जाएगा। कोर्ट जो है वो ट्विन टेस्ट होगा, वेरी हाई थ्रेशोल्ड, बेल एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। ट्रायल जो है वो इन कैमरा होगा, क्यों? विटनेस को बचाने के लिए, उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक को कोर्ट के बाहर बाहर सुन ठीक है। कन्विक्शन और एक्विटल, कन्विक्शन होगा तो 2 से 10 साल तक की सज़ा, 5,000 का फ़ाइन, एक्विटल में तो बल्ले-बल्ले। प्रॉपर्टी जो है वो रिलीज़ कर दी जाएगी, एक्यूज़ को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और अगर पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व है तो 3 साल से लेके 10 साल तक की सज़ा है। प्रॉपर्टी फाइनल ऑर्डर सेक्शन 17 कन्फिस्केशन बाय स्टेट और रिलीज़ टू ओनर और ट्रांसफ़र। प्रॉपर्टी जो फाइनल ऑर्डर होगा वो कन्फिस्केट कर दिया जाएगा, स्टेट को रिलीज़ कर दिया जाएगा उसके रियल ओनर को, और या तो फिर अगर वही है लॉफुल पोजीशन साबित कर लिया तो उसी को दे दिया जाएगा। अपील सेक्शन 10 बहुत इम्पोर्टेंट, ये नॉर्मल सी बात है, सेशन कोर्ट सुन रहा है तो इसकी अपील कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट के पास जाएगी। बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन बेसिक सा है, हम लोगों ने उधर नहीं कवर किया, यहाँ कवर कर लिया। अपील जो है वो हाई कोर्ट के पास जाएगी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग कायदे से देखिए, समझिए कहाँ क्या है, और एक काम कीजिए, आंसर राइटिंग करके जो जनरल टर्म्स में आप लोग कर रहे हैं डेली की हमारी एक्सरसाइज, वो आगे करिए। अब देखिए, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 14 टू 17, कैन अ प्रॉपर्टी बी अटैच बिफोर चार्जशीट। तो हम लोग अभी ये सब कवर कर चुके हैं। स्पेशल कोर्ट का मैकेनिज्म, सिग्निफिकेंस इन कैमरा, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, प्रॉपर्टी अटैचमेंट प्रोविज़न, सारी चीज़ें आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए अब तक कि आप ये सारी चीज़ें कर पाएँ। एंटी सोशल एक्टिविटीज़ पे एक डिटेल नोट्स, मतलब कि ये एटलीस्ट 8 कैटेगरीज़ हैं लेकिन 15 कैटेगरीज़ हैं वो आप लोगों को मेंशन करनी हैं। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स किस-किस पे लिखने को बोला गया है? शॉर्ट नोट, नेचर, ऑब्जेक्ट, डिफाइन करो गैंग को, गैंगस्टर, प्रिजम्पशन, विटनेस प्रोटेक्शन, प्रॉपर्टी अटैचमेंट, इन सब पे शॉर्ट नोट्स भी आप लोग प्रिपेयर करिए। मस्ट नो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़हन में रखिए। जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं ऊपर ये चीज़ मेंशन कर लीजिए। 15 जनवरी 1986 को लागू हुआ, उत्तर प्रदेश में है। एंट्री 1 लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट। सेक्शन 3 में मिनिमम 2 इयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर, 5,000 रुपये फाइन, 19 में बेल है। पीपी को सुनना होगा। एसपीपी मिनिमम 7 साल का जो है वो इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मास्टर कीवर्ड्स सेक्शन 2 बी में गैंग है, 4 इंग्रेडिएंट्स इसमें दिए गए हैं। क्या-क्या चीज़ें हम लोगों ने चारों चीज़ें डिस्कस करी। 2 सी में गैंगस्टर है। एंटी सोशल एक्टिविटीज़ 2 बी में नहीं, ये यहाँ भी गड़बड़ लिखा है। ये है वो 2 ए में नहीं, 2 बी में है। ठीक है। सेक्शन 3 पीनल प्रोविजंस, सेक्शन 3, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग इन डिटेल देखिए। ये सारे चीज़ें हैं। सेलेस पॉपुला सुप्रीमा लेक्स, राजेश यादव की डॉक्ट्रिन, ये सब केस हटाइए। जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोगों ने देख लिए। श्रद्धा गुप्ता का केस देख लिया, राजेश यादव। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहीं पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट हो इस सीरीज़ के बारे में, कुछ भी जानना चाह रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक होगा जो कि स्पेसिफिकली यूपी मेंस के बच्चों के लिए है। वहाँ पे जाइए, ऐड हो जाइए। टेलीग्राम पे बियॉन्ड बेरियर्स का ग्रुप है ही, उसको आप लोग जानते हैं। डॉक्ट्रिन याद रखिए, बहुत जगह काम आएगी। सेलेस पॉपुलाe सुप्रीमा लेग्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द वेलफेयर। इसको आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय।